ऑलराइट, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप अभी नोट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप वहीं से देख सकते हैं। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इस बीच में थोड़ा जानकारी हम लोगों में हो जाना चाहिए। अच्छा, किसला ने एक सवाल पूछा है कि ग्लोबल का अच्छा मीन्स आप पूछना चाहते हैं ग्लोबल का मीन्स। ग्लोबल का मीन्स यही है कि अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एनपीएक्स और क्रिएट एनपीएम। नो, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा पहले तो मैं एक सवाल दे दूं कि ग्लोबल क्या है। ग्लोबल मतलब अगर मैंने रिएक्ट का लाइब्रेरी, चलो रिएक्ट छोड़ दो, कोई भी दूसरा लाइब्रेरी जैसे कि पाइथन हो गया या फिर कुछ भी लाइक नोड का और भी अदर्स लाइब्रेरी है जैसे कि एंगुलर हो गया, वो अगर लाइब्रेरी मैं ग्लोबल फ्लैग के साथ पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करके रखूं, तो अगली बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए बार बार क्या बोलते हैं, बाहर से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा की पूरा सिस्टम में इंस्टॉल होके रहेगा। फिर मैं वहीं से कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ रिएक्ट का, सिर्फ वो, ओके मैं फिर से समझाता हूँ, मैं ही थोड़ा भटक गया। तो ऐसे कि ग्लोबल में अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो जितना भी रिएक्ट का डिपेंडेंसी फाइल्स हैं, जो कि अभी देख रहे हो कि कुछ भी फाइल इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, जैसे रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये सारे फाइल इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जो इंस्टॉल हो रहा है ये लोकली मेरे एक फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, जो फोल्डर मैंने हेलो एयर ट्रिप्स बोल के बनाया है, यहाँ पर इंस्टॉल होता रहेगा। और एक नोड मॉड्यूल्स आएगा, नोड मॉड्यूल्स में सारे फाइल्स यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को ग्लोबल इंस्टॉल कर दूं तो क्या होगा, ये जो रिएक्ट डोम वाला स्क्रिप्ट है वो मेरे सिस्टम में कहीं स्टोर होता रहेगा, और जब भी मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा तो वही से ही जो डिपेंडेंसी लाइब्रेरी से कॉल होता रहेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके सिस्टम में लोड बढ़ता रहेगा, आपका सिस्टम मेमोरी कम होता रहेगा, और सेकेंड है कि जब भी कोई रिएक्ट अपडेट हो जाएगा तो आपको फिर से ग्लोबली उस रिएक्ट को अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं npx से इंस्टॉल करता हूँ, उसमें क्या होता है कि मुझे कहीं पे भी इसको इंस्टॉल करने पहले से इंस्टॉल करके रखने की जरूरत नहीं है, और जब भी ये डाउनलोड होगा तो लेटेस्ट वाला जो वर्जन है वही वर्जन लेके डाउनलोड होता रहेगा। तो यही है ग्लोबल और npx का डिफरेंस। और दूसरा जो सवाल है डिफरेंस बिटवीन npx और क्रिएट npm, तो लगभग मैंने क्लियर कर ही दिया कि npx अगर आप क्रिएट करते हो तो क्या सुविधा रहेगी और क्रिएट npm करके क्या सुविधा रहेगी। तो मैं किसला से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखा है, अपने आप से सीखा है या फिर कहीं पे ट्रेनिंग मिला था? ओके, अच्छा आकाश ने अपने आप सीखा है। अच्छा, किसला का माइक ठीक हो गया? अच्छा, किसला फिर से सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखा है, जो कि HTML हो, CSS हो, वो आपने कहीं से सीखा है या फिर खुद अपने आप ही सीखा है? अच्छा, बहुत पहले इंस्टीट्यूट से सीखा था। और आकाश आपने अपने आप ही सीखा है, राइट? मैंने भी अपने आप ही सीखा है कोई बात नहीं। और आपने बीटेक किया हुआ ना आकाश? ओके, तो बीटेक में आपने क्या क्या सीखा, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज आपने सीखा है? ओके, फिर अच्छा, तो अभी तो आपको पता ही चल गया कि जावा एप्लीकेशन लेवल पे उसका मार्केट थोड़ा कम हो चुका है ना? पहले जो एंड्रॉयड का ऐप
क्रिएट होता था वो नेटिव में क्रिएट करना पड़ता था, वो भी जावा, बिना जावा के नॉलेज में क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो अभी क्या है कि रिएक्ट नेटिव आ चुका है और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, तो एक सुविधा हो चुका है और अभी जो एप्लीकेशन का जो वैल्यू है वो भी कम हो चुका है क्योंकि कोई भी आप डेवलप कर पाएगा। ये इतना टाइम ही लेता है किस लिए, और डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है और आपका इंटरनेट स्पीड क्या है। तो अभी के लिए तो इंटरनेट स्पीड मेरा काफ़ी हाई है और जो मेरी सिस्टम है वो काफ़ी पुरानी सिस्टम है। पुरानी मतलब इसका अगर क्या देखें, i3 का सिस्टम है ये, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और मेरा जो विंडोज़ है वो 8.1 है। अगर मैं नया सिस्टम यूज़ करूँ विंडोज़ 10 वाला और फिर i7 i9 तो इसमें थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और कोई भी मैक अगर कोई यूज़ करते हैं तो इसमें और भी फास्ट रहेगा। तो आकाश, आपने बीटेक कब खत्म की? अच्छा अच्छा, तो आप एकदम फ्रेशर्स हो। और HTML CSS का आपका क्या, मैंने आप अपने आप को कितना मार्क देना चाहेंगे 10 के अंदर? 8 दे दोगे? ओके। और CSS में? वाह, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अच्छा अच्छा। और किस लिए तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो मेरे ख्याल से वो 10 में 10 ही दे देंगे, है ना? राइट। आ, 10 ही दे दिया। राइट, इंस्टॉल तो हो गया। इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसीज फॉर npm। अभी अभी हमने पहले दिन में इंस्टॉल हो रहा है तो इसलिए टाइम थोड़ा लग गया, नहीं तो अभी क्लास खत्म हो जाता।
नेक्स्ट क्लास में फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब ऐसे होता है कि आपका लोकल सिस्टम से अगर कोई पैकेज का मिसमैच होता है, जैसे कि कुछ मिल नहीं रहा हो, या फिर कोई पैकेज मिसमैच होता है, या फिर आपका पुराना पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसका एक स्क्रिप्ट मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक एरर दिखा देगा कि आपका जो लोकेशन, उस फाइल का लोकेशन दिखा के एरर दिखाता है कि इस फाइल में लोकेशन में इसी वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम है जो मैच नहीं कर रहा है। तो तभी एक मैसेज आता है और फिर बोलता है कितने वल्नरेबिलिटीज आया है वो दिखाता है। तो अभी के लिए 0 है, तो इसका मतलब सब कुछ सक्सेसफुल ही है। अगर आपको 2, 3, 4, 5 मिल रहा है तो वहाँ पर एरर मैसेज तो आएगा। उस एरर को लेके आपको फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर एरर आया, क्यों आया। हाँ, इससे इफेक्ट होता है। अगर एरर आ चुका है तो ऐसे हो सकता है कि आपका कहीं पर भी शायद आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रैश कर सकता है, या फिर रन होने पे दिक्कत हो सकता है, तो इसको फिक्स करना ज़रूरत होता है। और हमेशा प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि आप मान लो कि आपने ACS का कोई पैकेज इंस्टॉल किया हो जिसमें वल्नरेबिलिटीज आ चुका है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट ACS में चल नहीं रहा है, आपका प्रोजेक्ट नॉर्मल CSS से ही चल रहा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका पैकेज दूसरा है लेकिन आप यूज़ कुछ और कर रहे हो जो कि रिलेटेड नहीं है पैकेज से, तब कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर वही सेम वाला पैकेज यूज़ कर रहे हो लेकिन और ऐसे कुछ वल्नरेबिलिटीज आ चुकी है इंस्टॉलेशन में, तो दिक्कत आएगी। जैसे कि मैंने कुछ ही दिन पहले एक लाइब्रेरी अपलोड किया था npm पे, रिएक्ट की लाइब्रेरी था। मैं दिखाता हूँ क्या लाइब्रेरी है। तो इस लाइब्रेरी को अपडेट करने के समय मुझे बहुत से वल्नरेबिलिटीज मिल रहा था, क्योंकि कुछ वर्जन मैच नहीं कर रहा था, कुछ लोकल फाइल्स में कुछ वेरिएबल्स का सिंटेक्स मैच नहीं कर रहा था, फिर वैल्यू मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट किया है जो भी एक दूसरे प्रोजेक्ट का ही रिलेटेड था। तो यह सिंपल कैलेंडर की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट में। आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसका वीकली डाउनलोड तो कम हो चुका है, पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा हुआ था। अब जितना मार्केटिंग नहीं हो रहा है तो इसका डाउनलोड भी कम हो रहा है। तो एक सिंपल कैलेंडर है जिसमें आप कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लोग के प्रोजेक्ट में कैलेंडर की डेट पिकर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी रिएक्ट का मैंने जितना भी डेट पिकर देखा है तो उसमें बहुत सारे डिपेंडेंसीज यूज करना पड़ता था। तो मैं एकदम परेशान सा हो कि मैं सोचा कि चलो अपना एक डेट पिकर बना लेता हूँ। फिर मैंने एक डेट पिकर बनाया जिसमें 0 डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिएक्ट ही काफ़ी है। और उसके साथ आप इसको आराम से एडिट भी कर सकते हो, जैसे इसका कलर हो, थीम्स हो, सब कुछ आप एडिट कर सकते हो। और इसमें मैंने वीडियो लिंक भी डाला है कि अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कैसे इसको एडिट यूज़ करनी है तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। और यूज़ करना काफ़ी आसान है। मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जो लोग सिर्फ जिन लोग के HTML में ज़्यादा नॉलेज होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में थोड़ा कम होता है, तो उन लोगों के ध्यान में रख के मैंने ये लाइब्रेरी डेवलप किया है।
चलो अभी के लिए तो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, क्रिएट भी हो चुका है। चलो देखते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट के अंदर। हाँ, तो ये है आपका रिएक्ट का पहला फोल्डर स्ट्रक्चर या फिर पहले प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं इस फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है और किससे हम फायदा है और किसमें हम ध्यान नहीं देंगे। तो पहले चीज है पैकेज.json। अब पैकेज.json क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो डिपेंडेंसीज है, माने किसके ऊपर डिपेंड करके पूरा के पूरा सिस्टम चल रहा है, वो है रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये है मेन डिपेंडेंसीज। और बाकी जो ये तो स्क्रिप्ट आपको पता ही होगा कि नोट, अगर अपने नोट में काम कर चुके हो आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता ही होगा कि स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, बिल्ड स्क्रिप्ट क्या रहता है। आपको प्रोजेक्ट रन करने के लिए स्टार्ट स्क्रिप्ट में कुछ भी डालना पड़ता है, कुछ भी नहीं, रिलेटेड टू दिस लाइब्रेरीज कुछ भी डालना पड़ेगा। तो बिल्ड में भी वैसे ही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है और जो बिल्ड स्क्रिप्ट है और बाकी जो टेस्ट और इजेक्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट स्क्रिप्ट को पहले रीड कर रहे हैं। रीड करके उसका जो वहाँ पर मेथड है स्टार्ट बिल्ड, उसी मेथड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा थ्रू आवर कमेंट प्रॉम्प्ट। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे स्क्रिप्ट रहते हैं। और बाकी है रिलेटेड लाइब्रेरीज। बाकी आप अगर यहाँ पर कोई भी नया npm पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे कि मेरा वाला पैकेज हो npm इंस्टॉल, वो कैलेंडर डेट पिकर, तो वो पैकेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा और बताता रहेगा कौन से वर्जन में हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि वर्जन हमेशा अपडेट होता रहता है, राइट। जैसे कि इसमें भी वर्जन काफ़ी अपडेट हो चुका है, जैसे कि 1.2.9 हो चुका है। तो इनिशियली ये 1.0.0 था, तभी 2.9 हो चुका है। तो ऐसे वर्जन जब चेंज होगा तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, जो पैकेज.log.json है, ये बेसिकली आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है कौन सी वर्जन में कब इंस्टॉल हुआ था, सारे डिटेल्स को यहाँ पर लॉक करके रखता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट हो या फिर आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो तो पैकेज.log.json फाइल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अभी इन सारी चीज़ों का हम समझेंगे, हमें समझने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हम इनके बारे में बाद में जानेंगे जब हम लोग खुद से एक पैकेज मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या फिर उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे तब हमें वेब पैक की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम जानेंगे कि पैकेज.json क्या है, इसका लॉग फाइल क्या है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी नेक्स्ट है कि गिट इग्नोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी फाइल आप अपने जो पीयर्स है या फिर एम्प्लॉइज हैं या फिर बाकी जो टीम मेंबर हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर जो भी फाइल और फोल्डर के नाम यहाँ पर हैं वो सारे इग्नोरेबल फोल्डर्स हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं, माने ये सारे फाइल सर्वर में अपलोड नहीं होगा। जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। अब नोड मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल फोल्डर है जिसमें काफ़ी सारी फाइल्स रहेंगे, काफ़ी सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते रहेंगे, काफ़ी सारी फाइल्स रहेंगे। तो इन सारे फाइल्स को, जो कि कुछ KB कुछ MB का भी साइज हो सकता है, इन सारे फाइलों का हम तो अपलोड नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको हमने क्या बोलते हैं, इग्नोर करके रखा है कि जब भी हम लोग गिट में प्रोजेक्ट को पुश करेंगे तो ये जो सारे फाइल्स जो भी यहाँ पर डिक्लेयर है, जैसे बिल्ड फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, ये फाइल्स अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आता है सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर मेन फोल्डर है जहाँ पर हम काम करेंगे, इसमें थोड़ी देर बाद में आते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं पब्लिक में क्या है। कि पब्लिक में आपको दिख रहा है कि एक फैब आइकन है, जो कि आप कुछ भी फैब आइकन यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। index.html को छोड़ के यहाँ पर लोगो है, लोगो को भी आप डिलीट कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर manifest.json है। manifest.json के बारे में भी हम बाद में जानेंगे, तो इसके बारे में अभी सोचने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप सोचने चलोगे तो लगेगा कि बहुत टफ हो गया, रिएक्ट सीखना बहुत टफ हो गया, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। और robots.txt इसको भी अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ index.html है। इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कुछ मीटर टैग्स हैं,
जो जो लोग वो डिजिटल मार्केटिंग में रहते हैं या फिर कंटेंट राइटिंग में जिन लोग का ध्यान रहता है वो लोग इस मिरर टेक को लेकर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग के लिए सिर्फ डेवलपमेंट ही जरूरी है। और बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर div डॉट रूट वाला एक आईडी वाला एलिमेंट है div का, ये है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? जो भी हम लोग रिएक्ट में फाइल और प्रोजेक्ट और कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, सारे के सारे फाइल्स और एलिमेंट्स इसके अंदर ही अपेंड होता रहेगा और इसके अंदर से ही रिमूव होता रहेगा। तो यही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस आईडी को चेंज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आपको कहीं और भी जाके इस आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। वो कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा वो मैं अभी दिखा देता हूँ। सोर्स फोल्डर में यहाँ पर हम लोग के पास है index.js, राइट। तो index.js में ही हम लोग का मेन रिएक्ट का जो लाइब्रेरी है, जैसे रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, यही से रिएक्ट का डॉम एलिमेंट क्रिएट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने नहीं सॉरी रिएक्ट ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी बोल के एक लाइन लिखा है। इसका मतलब यही है कि index.html में जो भी डिव एलिमेंट रहेगा जिसका आईडी रूट रहेगा उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स अपेंड होते रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर इस आईडी को चेंज करता हूँ तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, मुझे अभी इसका ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोगों को बताया है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका भी ज़रूरत नहीं है। अब टाइटल ज़रूर चेंज कर दीजिए अभी के लिए, ट्रेनिंग इन रिएक्ट, राइट। तो हम लोग जहाँ पर ध्यान देंगे वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स फोल्डर में रहेगा। तो पहले इस फाइल प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं, देखते हैं कैसे दिखता है। npm start बोलने से रन हो जाएगा, क्योंकि npm start उसको हिट करेगा जो package.json में यहाँ पे लिखा है स्टार्ट। तो npm start मतलब वो पूरा इस कमेंट को रीड करके जो भी इसका मेथड है स्टार्ट वाला मेथड वो एग्जीक्यूट करेगा। और सॉरी, मुझे प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, तो cd hello ट्रिप्स, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं है। npm start, ओके। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा। चलो, जब तक वो स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर चीज़ें दिखा दूँ। अभी आपने सीखा था कि जो कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो आपने सीखा था, राइट। तो वैसे ही जो app.js है, जो कि रिएक्ट का मेन फाइल है, अभी यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट है जिसका नाम है app.js कंपोनेंट या फिर ऐप कंपोनेंट, जिसको इंडेक्स में कॉल करके रखा है index.js में। तो अभी तो यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट है, हम लोग अभी इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि समझने में आसानी हो। अगर आप कुछ भी सीखते हो, जैसे कि रिएक्ट सीखते हो, एंगुलर सीखते हो, Vue.js सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, तो एक चीज़ कॉमन है कि आप रिएक्ट का कंपोनेंट को Vue.js में भी यूज़ कर सकते हो, एंगुलर का कंपोनेंट की रिएक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही एक फैसिलिटी है कोई भी रिएक्ट हो, Vue हो, एंगुलर सीखने का। और पूरा प्रोजेक्ट में हम लोग तीनों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा पार्ट एंगुलर के भी रह सकता है,
कुछ रिएक्ट के भी रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं बाकी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने के लिए है, जो कि है कोई भी क्लास हमें लेना पड़े, जैसे कि नॉर्मल HTML में हम लोग सिर्फ क्लास टाइप करते हैं, रिएक्ट में आपको नॉर्मल क्लास नेम टाइप करना पड़ेगा। और फिर जो फाइल है CSS फाइल, वो ऐसे इंपुट होता है, जैसे कि यहाँ पर app.css फाइल है, नॉर्मली CSS फाइल है, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद ही यहाँ पर वही क्लास आप यूज कर पाएंगे। और जो लोगो है, कुछ भी हो, इमेज को भी आपको ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यही रिएक्ट में करना पड़ता है। और बाकी इसको स्टार्ट शायद हो गया। हाँ, तो ये बन गया आपका पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट। अभी क्या करना है आप लोगों को, अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हो, कुछ भी किया हो, तो आपको सीधा आपका फाइल में जाना है, जो कि app.js फाइल है यहाँ पर। और यहाँ पर जितना भी टैग है, सिवाय पहले वाला डिव टैग को छोड़ के सब कुछ आपको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमें नहीं चाहिए। और जो भी यहाँ पर है, सिर्फ ऐप वाला क्लास को छोड़ के बाकी सारा जो यहाँ पर है, इसको डिलीट कर दीजिए। ऑलराइट, तो हम लोग का पहला रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अपना पहला रिएक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, और वही पर कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद आज का क्लास यहीं पर एंड कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिटेल्स में जाते रहेंगे। तो पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, लेकिन कंपोनेंट के लिए मैं एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करूँगा सोर्स के अंदर, जो कि है कंपोनेंट्स बोल के फोल्डर रहेगा। और उसके अंदर मैं पहला कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम देता हूँ, चलो और एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर, जिसका नाम देता हूँ ग्रिड। और ग्रिड के अंदर ही मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, grid.js। तो रिएक्ट का जो कंपोनेंट्स है वो दोनों टाइप का होता है, एक है क्लास कंपोनेंट और एक है फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सेम ही आपको क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा यहाँ पर, लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो पहले तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा रिएक्ट का कौन सी पार्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। रिएक्ट तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया था। सो क्लास, फिर एक क्लास का नाम सेम इसकी तरह ही। तो अभी के लिए मैं ग्रिड कर रहा हूँ, तो मैं क्लास का नाम ग्रिड रखूँगा। हमेशा ध्यान रहे, जो भी आपका फोल्डर नाम रहेगा उसी नाम का ही आप यहाँ पर फाइल भी क्रिएट कीजिए, और उसी नाम सेम नाम से ही आप यहाँ पर जो क्लास है क्लास क्रिएट कीजिए। अगर सेम नहीं होता कोई रॉन्ग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा वो मैं थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो क्लास ग्रिड, उसके बाद हमें टाइप करना पड़ेगा एक्सटेंड करेगा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट अभी हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। फिर सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो बन गया हम लोग का पहला क्लास। और इसी क्लास को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको दूसरी कंपोनेंट पे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फिर जो क्लास का नाम है ग्रिड,
ऑलराइट। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी लूंगा, कंस्ट्रक्टर। चलो, ये बन के आपका रिएक्ट का पहला क्लास कंपोनेंट। फिर यहाँ पर एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। जैसे रिएक्ट में एक डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है प्रॉप्स, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी, तो डिफॉल्ट आपको एक हमेशा पास करना पड़ेगा। और फिर एक मेथड रहता है जो कि डिफॉल्ट मेथड है सुपर, वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और सुपर के अंदर प्रॉप्स डालना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो सुपर लिखा है वो स्ट्राइक थ्रू हो चुका है, मतलब कुछ रॉन्ग कुछ नहीं है। ये हमें बता रहा है कि सुपर मेथड हैज बीन डिप्रिकेटेड, माने ये डिप्रिकेट हो चुका है और इन फ्यूचर हमें सुपर मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। तो अभी के लिए हम ऐसे रखेंगे, जब टोटली डिप्रिकेट हो जाएगा, टोटल रिमूव हो जाएगा, तब हम सुपर मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो उसके बाद ही अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज करें तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट डालना पड़ता है, दिस डॉट स्टेट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही। और कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एक रिटर्न रेंडर मेथड को पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए टाइप करूँगा रेंडर, जो कि एक फंक्शन है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया था ग्रीट, और उसके बाद हमने रिटर्न किया था कुछ भी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रेंडर बोल के कॉमन मेथड है जो कि हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। तो रिटर्न के अंदर आपको क्या करना है, रिटर्न के अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिप ले लिया तो एक एलिमेंट रिटर्न हुआ, मैं यहाँ पर 2-3 डिप नहीं ले सकता। अगर 2-3 मल्टीपल ले लिया तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। इसका प्रोसेस ही है, आप यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं, आप मल्टीपल नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही डिफ एलिमेंट को रिटर्न करूँगा, और उसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ कि जैसे कि ग्रीट है तो मैं ग्रीट करूँगा, तो हेलो एवरीवन। तो इस कंपोनेंट का हम लोग यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा app.js में, जो आपका मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे इंपोर्ट, देन क्लास का नाम ग्रीट फ्रॉम, अब उसका पाथ हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्लैश कंपोनेंट्स, फिर ग्रीट, उसके बाद ग्रीट, और मैं इस ग्रिड को यहाँ पर डिफाइन करूँगा। जब हम डिफाइन करेंगे, हमेशा ध्यान रखा कीजिए कोई भी टैग ओपन न रहे और हमेशा क्लोज होता रहे। तो ऐसे मैंने ग्रिड को यहाँ पर टाइप कर दिया, और अभी देखते हैं ब्राउजर में क्या रिस्पॉन्स है। तो हेलो एवरीवन आ गया। तो ये आपका पहला क्लास है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, थोड़ा सा और जानकारी दे दूँ। नॉर्मली जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, आपने काफ़ी प्रोजेक्ट में देखा होगा, अगर आपने पहले क्रिएट देखा है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, ऐसे करके रहता है, राइट, और नीचे डिफॉल्ट नहीं रहता। तो अगर आपने ऐसे देखा कि एक्सपोर्ट क्लास ग्रीट, इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं ओके, और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। जैसे मैं पहले बोल रहा था कि क्लास ग्रीट रहेगा, तो सेम नाम पे फोल्डर या फिर फाइल नेम रहने से यहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा। जैसे कि अगर एक ही फोल्डर के अंदर आपका 2-3 कंपोनेंट्स है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर उसका वैल्यू चेंज करने से सारा के सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक ही नाम पे रहें। और बाकी मैं जो दिखा रहा था वो था ऐसा कि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोर्ट होके आएगा, एक्सपोर्ट क्लास ग्रीट।
और फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि डज नॉट कंटेन ए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड एज ग्रिड। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऐसे डालना पड़ेगा। आई होप मैंने सही किया हो। हाँ, और मैं ब्राउज़र में चेक करता हूँ, काम हो गया। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नीचे डिफाइन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको सेम नाम पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ, ये ग्रेट और मे बी हेलो, तो फिर से मुझे एरर दिखाई देगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर ग्रिड इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, मैं पहले हेलो को यहाँ पर डाल दूँ। हेलो इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंपोनेंट ग्रिड राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट को हटा दूँ और डिफ़ॉल्ट को टाइप कर दूँ और फिर यहाँ app.js से इस कर्ली ब्रेसेस को मैं हटा दूँ, तो यहाँ पर दिखाएगा कि कंपाइल सक्सेसफुली, और मैं अपने ब्राउज़र में भी इसको देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भी क्लास का नाम चाहे कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो यहाँ पर मैं कुछ भी नाम पे इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। और लेकिन मैं अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप कर दूँ कि एक्सपोर्ट क्लास ग्रिड एक्सटेंस कंपोनेंट और इसको मैं कमेंट कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करने के लिए पहले तो मुझे कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा और उसके बाद सेम नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर जाके काम करेगा। तो ऑलराइट गाइस, जो अभी के लिए इतना ही। मैं इसको फिर से ग्रिड में चेंज कर लूँ ताकि फ्यूचर में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो मैं इस सेशन